Hello everyone, welcome to Nitin Online Classes. So in today's video we are going to discuss the first chapter of geography, which is resources and development. So आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट चैप्टर हमारे भूगोल का, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि व्हाट इज़ रिसोर्सेस मीन्स, रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है। देखो, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs is called resources। मतलब हमारे वातावरण में उपस्थित सभी पदार्थ जिसको हम हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं, वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। हाँ, शर्त यह है कि वो टेक्नोलॉजिकली उसको हम असेस कर सकें, उसको अपने यूज़ में ला सकें या यूज़ में लाने लायक बना सकें, और कल्चरली वो एक्सेप्टेबल हो, तो वो रिसोर्सेज कहलाएगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम लोग देखेंगे मेनली इस वीडियो में। जो मतलब कि रिसोर्सेज को कितने भागों में बांटा गया है और उन भागों में बांटने का आधार क्या है। इन हाउ मेनी पार्ट्स द रिसोर्सेज हैव बीन डिवाइडेड एंड व्हाट आर ऑन व्हाट बेसिस all those resources are divided. This is what we are going to discuss in this वीडियो। तो सबसे पहले देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ये बांटा गया है कि ओरिजिन की बेसिस पे मतलब कहाँ से ओरिजिन हुआ है, कहाँ से पैदा हुए हैं, उसके हिसाब से। उसके बाद एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से, मतलब उसके यूज़ के हिसाब से कि वो कब तक ख़त्म हो सकता है, और उसकी ओनरशिप के हिसाब से, और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से कि रिसोर्सेज को बांटा गया है। तो वो हम लोग देखने वाला है इसमें। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में जो रिसोर्सेज को बांटा गया है उसको हम लोगों ने दो पार्ट्स में बांटा है, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, तो बायोटिक का मतलब क्या होता है, जो दी रिसोर्सेज विच हैज़ लाइफ, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनमें लाइफ होती है वो बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ एज सच। ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक्स, ये सारे किस में आते हैं, आपके बायोटिक रिसोर्सेज में। और जैसे कि एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है, ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, लाइफ स्टॉक्स। लाइफ स्टॉक मतलब जो हम लोग पशुओं को जो पालते हैं, गाय भैंस बकरी, ये सब लाइफ स्टॉक्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एबायोटिक रिसोर्सेज। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मटेरियल्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से रिसोर्सेज दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज, मींस जिसके अंदर हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज कर सकते हैं, और दूसरा पार्ट होता है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, तो रिसोर्सेज जिनको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से या केमिकल प्रोसेस से या मैकेनिकल प्रोसेस से, वो रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल के लिए सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, दीज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक बहुत लंबा समय लेते हैं अपने फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और इसके अंदर इस एग्जांपल के लिए हम इसमें हम जोड़ सकते हैं मिनरल्स को और फॉसिल फ्यूल्स को, मतलब जो पेट्रोलियम है उसको हम लोग जोड़ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप में इंडिविजुअल रिसोर्सेज आते हैं एंड कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। सो देखो, इंडिविजुअल रिसोर्सेज में क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेज को हम इंडिविजुअली ओन करते हैं, जैसे कि दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। मेनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम। कई सारे फार्मर्स के पास जो खेत होते हैं वो क्या है, वो रिसोर्सेज ही तो है, टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ revenue. In villages there are people with land ownership, but there are many who are लैंडलेस। और अब अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, जैसे हमारे लोगों के पास प्लॉट्स होते हैं, हाउसेस होते हैं, या जो भी दूसरी प्रॉपर्टी होती है, जैसे प्लांटेशन है, पास्चर लैंड है, पॉन्ड्स, वाटर, ये सारे किस में आते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। ठीक है,
उसके बाद आता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। देखो दीज आर द रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। देखो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसके ऊपर जो जो राइट्स जो इसका एक्सेस जो है वो पूरी कम्युनिटी को होता है, मतलब वो किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है। सो दीज आर द रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स एंड द कम्युनिटी। तो एग्जाम्पल विलेज कॉमन्स जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स है, बेरियल ग्राउंड्स है, विलेज पॉन्ड्स है, ये सारा पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स आर एसेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग इन दैट एरिया। उसके बाद आता है नेशनल रिसोर्सेज। देखो नेशनल रिसोर्सेज को हमें थोड़ा सा समझना है। नेशनल रिसोर्सेज पहले तो हम यही समझ सकते हैं कि सभी कुछ जो एक देश के अंतर्गत चीज़ें आती हैं, मतलब एक देश की बाउंड्री में जो भी रिसोर्सेज है वो सारी नेशनल रिसोर्सेज है, ठीक है। सो technically all resources belong to the nation. Example, all minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic areas up to 12 nautical miles. So oceanic areas में 12 nautical miles तक जितनी भी जगह, मतलब उसको किलोमीटर में अगर हम कन्वर्ट करें तो वो आता है 22.2 किलोमीटर्स, ठीक है। इतने एरिया में ओशन में उस जो जो भी रिसोर्सेज है वो कंट्री को बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल रिसोर्सेज में क्या आता है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज में दीज आर देर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम resources. The oceanic resources beyond 2000 nautical miles of the exclusive economic zone belong to the open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of the international institutions, ठीक है। मतलब 22 जो 12 नॉटिकल माइल्स थे, 2000 नॉटिकल माइल्स के आगे का सारा पार्ट जो ओपन एरिया में आता है, ओपन ओशन एरिया में आता है, वो सारा क्या किस में आता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का अधिकार होता है। अगर किसी कंट्री को उसको यूज़ करना है या उसमें किसी तरह का रिसर्च करने का एक्सेस लेना है तो दे हैव टू टेक परमिशन from those international institutions. And for example, India has got the right to mine manganese nodules from the bed of the Indian Ocean from that area which lies beyond the exclusive economic zone. So, on the basis of status of development में इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना क्योंकि इसमें थोड़ा सा confusion हो सकता है आपको। देखो इसके अंतर्गत क्या आता है? पहले तो पोटेंशियल रिसोर्सेज। सो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है? वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड ट्राई एंड लर्न दैट फर्स्ट। देखो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, ये ध्यान रखना है। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, मतलब एक जगह एक एरिया में रिसोर्सेज जो मिलते हैं लेकिन उसको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया है, ठीक है, वो आते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज में। जैसे the western parts of India, in the western parts of India, particularly Rajasthan and Gujarat, they have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly, ठीक है। उसके बाद डेवलप्ड रिसोर्सेज, अब ऐसे रिसोर्सेज जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं जिनको हम लोग पहले ही यूज़ कर रहे हैं वो डेवलप्ड रिसोर्सेज में आएंगे। जैसे कि रिसोर्सेज विच आर सर्वेड and their quality and quantity have been determined for utilization, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनका सर्वे किया जा चुका है, जिनके बारे में सारे रिसर्च किए जा चुके हैं और जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में हमें अच्छे से पता है। सो दीज द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, ठीक है। इनके जो डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि टेक्नोलॉजी हमारे पास किस तरह की है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जो कि इसको एक यूटिलाइज्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके या नहीं। उसके बाद आता है स्टॉक, ठीक है, ये भी डेवलपमेंट के भी आप पे क्लासिफिकेशन है रिसोर्स का। स्टॉक, तो स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक देखो ये सारी चीज़ें, स्टॉक, रिजर्व्स, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, ये सारा चीज़ें हमें पता होना चाहिए क्योंकि इट कैन बी आस्क्ड in your exam also. It may be asked for 1 mark also or for 3 marks, or it can be asked in the form of long questions as well. So you should know each and everything about it.
सो स्टॉक के अंदर क्या आता है, देखो स्टॉक में मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज। मतलब ये ऐसे मटेरियल्स जो कि हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, जो कि हमारे सारी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको यूज़ कर सकें। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, स्टॉक। ये रिसोर्सेज किस कैटेगरी में आएंगे, स्टॉक के। मतलब ये रिसोर्सेज हैं हमारे एनवायरनमेंट में, बट हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको एक यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वाटर है। वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे H2O होता है वाटर का फॉर्म, तो H2O मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है वो एक, उससे हम ना बहुत ही हाइड्रोजन इज़ अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, उससे हम बहुत एनर्जी पैदा कर सकते हैं। बट हमारे पास वो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, वो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम उसको इस पर्पस में यूज़ कर सकें। दैट्स वाई इट इज़ अ स्टॉक। ठीक है, अब आता है रिजर्व्ड रिसोर्सेज। सो दे आर द पार्ट ऑफ द स्टॉक बट कैन बी पुट टू यूज़ इन द नियर फ्यूचर। अब रिजर्व्स और स्टॉक में हमें अंतर पता होना चाहिए। देखो रिजर्व का क्या मतलब होता है कि इट कैन बी पुट इन टू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। मतलब स्टॉक को यूज़ करने के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बट जो रिजर्व्स है वो हमारे पास जो अभी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, वॉट एवर द टेक्नोलॉजीज विच आर अवेलेबल विद अस, वी कैन यूज़ दोज टेक्नोलॉजीज टू कन्वर्ट द रिसोर्सेज इनटू अ यूजेबल प्रोडक्ट्स। तो इस तरह के रिसोर्सेज को हम क्या बोलेंगे, रिजर्व्स। तो मतलब ये रिजर्व्स कैन बी पुट इनटू द कैटेगरी इन विच with the help of the technical knowledge we can use them. ठीक है, these can be used for meeting future requirements. River water can be used for generating hydroelectric power. ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम्हें कि जैसे रिवर वाटर है, रिवर वाटर को हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उसको उस तरह से पूरी तरह से करते नहीं हैं, क्योंकि इसको अभी हमने रिजर्व में रखा हुआ है, सो दैट इफ़ अगर फ्यूचर में हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट कर सकें। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आगे के वीडियो में मैं और चीज़ें बताऊंगा। अभी के लिए आप लोग इतना पढ़िए ध्यान से एंड मेक नोट्स ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच।